हमने ये देख लिया कि करंट सेंसिटिविटी क्या है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ये छोटे से छोटे डिफ्लेक्शन को, मतलब वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन जो हो वो इजीली क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए। तो हमारे पास 4 क्वांटिटी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है। सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स। दूसरा बी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा एरिया ऑफ द कॉइल। और फोर्थ है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो फॉर्मूले से ही क्लियर है कि जो सेंसिटिविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल दिख रही है आपको, एन के तो प्रोपोर्शनल है, बी के भी प्रोपोर्शनल है, ए के भी प्रोपोर्शनल है और के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो इंक्रीज करने के लिए तो हम लिखेंगे टू इंक्रीज सेंसिटिविटी हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, हम नंबर ऑफ टन्स को एन कैन बी इंक्रीज। एन अगर हम बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे लिमिट रहेगी कि एन को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमने एन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो जो गैल्वेनोमीटर है वो थोड़ा बल्कि हो जाएगा और फिर वो पोर्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो एन कैन बी इंक्रीज टू ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड दैट लिमिट क्या हो जाएगा ये, इट विल बी बल्कि। ठीक है, तो बल्कि होने से समझ रहे हो क्या होगा, पोर्टेबल नहीं रहेगा। पोर्टेबल का मतलब होता है मर्जी है जहां उठा के उसको सर्किट के साथ लगा दिया और हमने करंट मेजर कर लिया। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमने जो गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट ली हुई है, अगर हम उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट ले लें, कैसे ले लें, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। आपने अगर टाइड के सर्फ का जो पैकेट देखा हो, उस पैकेट पे एक मैग्नेट छपी होती है, उस जो शेप वहां पे है उसी शेप को हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, और वो मैग्नेट जो है पावरफुल होती है, तो अगर हम उसमें भी स्ट्रॉन्ग ले लें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा होगी तो जो सेंसिटिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये हम इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा, एरिया कैन बी इंक्रीज, लेकिन अगेन एरिया भी हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो हम इसमें भी लिख देंगे टू ए सर्टेन लिमिट। कंडीशन वही है, ज़्यादा एरिया होगा तो उसका जो साइज है वो बड़ा होगा और बड़े साइज से क्या होगा, अगेन पोर्टेबल नहीं रहेगा वो। तो एरिया कैन बी इंक्रीज टू ए सर्टेन लिमिट। फोर्थ है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम से कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम से कम। तो हम इसमें क्या करते हैं, हेयर स्प्रिंग यूज करते हैं, मतलब बहुत ही थिन, और स्प्रिंग जो बना होगा वो फॉस्फर ब्रोंज का बना होगा। किसका होगा, फॉस्फर ब्रोंज का। तो के शुड बी लेस। फॉर दिस वी विल यूज हेयर स्प्रिंग made of phosphor bronze। फॉस्फर ब्रॉन्ज की खासियत क्या होगी, ये अच्छा कंडक्टर है, इट इज ए गुड कंडक्टर, ऑक्सीडाइज नहीं होगा।
ठीक है, और जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो इसका बहुत कम होता है, के की वैल्यू इसके लिए बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हमने फॉस्फर ब्रोंज को ही क्यों लिया, तो ये आप बुक से जरूर पढ़ लें कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है गैल्वेनोमीटर का, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे। हमने सेंसिटिविटी देख ली, सेंसिटिविटी कितने टाइप की है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो मैंने फॉस्फर ब्रोंज बताया है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से जरूर बुक से देख लेना कि उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी है। 2-3 मैंने बता दिए कि फॉस्फर ब्रोंज को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मैंने बताया था कि एक तो वो कंडक्टर अच्छा है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ठीक है, ठीक है, और जो अगर हम उसको एक बार ट्विस्ट करा देंगे तो वापस जब आएगा, ठीक है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट उसके अंदर नहीं होता, इसीलिए फॉस्फर ब्रोंज का इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पहले मैं थ्योरेटिकली और डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ये बताया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसका क्या एडवांटेज है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाया जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि अगर रेडियल नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता। देखो, अगर रेडियल नहीं होगा तो फिर लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलेगी, मतलब जो आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा है या अल्फा प्रोपोर्शनल टू आई है वो नहीं मिलेगा। और अगर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है तो फिर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हम एक लीनियर स्केल का यूज नहीं कर सकते, और अगर हम लीनियर स्केल यूज नहीं कर सकते तो गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेडियल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में लिख जरूर लेना कि इफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट देयर देन देयर विल बी नॉन लीनियर रिलेशनशिप, और नॉन लीनियर होने की वजह से, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट लीनियर स्केल से मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखें। अब हम देख रहे हैं एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि वी कैन यूज लीनियर स्केल। क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर स्केल। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एन, बी, ए, के मतलब नंबर ऑफ टन्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू अगर हम चेंज करें तो सेंसिटिविटी हम घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब सेंसिटिविटी को हम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो दूसरा एडवांटेज ये है, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड वेरी मच, बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं। तीसरा, मैंने कहा था कि हम हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे और वो भी स्ट्रॉन्ग। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो अदर फैक्टर्स होंगे, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है या किसी और डिवाइस का है, तो वो गैल्वेनोमीटर को अफेक्ट नहीं करता, और हमें जो रीडिंग मिलती है वो कैसी मिलती है, एक्यूरेट। कैसी मिलती है, एक्यूरेट। तो ड्यू टू हाई magnetic field, reading of galvanometer is not affected by external factors, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने इससे पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस भी किया था कि जो हम मेटेलिक फ्रेम ले रहे हैं वो नॉन मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक, मतलब जो मेटेलिक है, तो मेटेलिक फ्रेम जो हमने बीच में लिया जिस पे हमने कॉइल को रैप किया था, तो वो थोड़ा बल्की टाइप का होगा, और हम इससे अगले चैप्टर में EMI जहाँ पे हम पढ़ेंगे वहाँ हम एडी करंट की बात करेंगे। तो बल्की पीसेस में जब
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे एडी करंट का जनरेशन होता है। तो एडी करंट जनरेट होने से मैंने आपको कहा था कि जो रीडिंग है अगर वो नहीं होता तो रीडिंग कुछ ऐसी मिलती वाइब्रेटिंग होते हुए, ठीक है, वाइब्रेशन करते हुए। लेकिन एडी करंट जनरेशन से क्या होता है, जो मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं घूमेगा तो वो उसकी रीडिंग को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो एक जगह पे हमें रीडिंग फिक्स मिलेगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें फिक्स रीडिंग किस वजह से मिलती है, ड्यू टू मेटेलिक फ्रेम। तो ड्यू टू मेटेलिक फ्रेम we will get steady reading, ठीक है, जो हमें मेजरमेंट मिलेगा तो वहां पे हमें एक फिक्स रीडिंग मिलेगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी गैल्वेनोमीटर हैं वो थोड़े से ओवरलोड से ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग, ये कह सकते हो कि जनरली ये ओवरलोडिंग करते ही डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने ये तो पढ़ लिया कि सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी हम मर्जी आए तब नहीं बढ़ा सकते। मतलब एक बार हमने गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन अगर कर दिया तो फिर वो फिक्स हो गया, उसकी सेंसिटिविटी भी फिक्स हो गई, फिर हम उसको अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी चेंज विद आवर विल। ठीक, समझ में आ गया। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, नोट कर लीजिए।